वेबसाइट को सर्च इंजन्स पे इम्प्रूव करने और उस पे ट्रैफिक को ज़्यादा देर स्टे करवाने के लिए वेबसाइट की लुक एंड फील को इम्प्रूव करना अहम और ज़रूरी होता है। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हम अपने वेबसाइट या ब्लॉग की जो लुक एंड फील है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और जो ऑडियंस या जो ट्रैफिक हमारे ब्लॉग या वेबसाइट पे एक दफ़ा लैंड कर जाती है हम उसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा देर इंगेज कर सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। आज तक की वीडियोस में हमने जान लिया कि जितनी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आती है और जितना ज़्यादा देर स्टे करती है उतनी ज़्यादा हमें इम्प्रेशंस और रीच मिलती जाती है। चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं कि हम किस तरह से अपने ब्लॉग या वेबसाइट को इम्प्लीमेंट कर रहे हों ताकि लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा देर स्टे करें। हमने ब्लॉग बना लिया, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ था या वेबसाइट डेवलप करवा ली। अब हमारे पास सबसे अहम और ज़रूरी काम जो आता है वो आता है उसको मेंटेन रखना। फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट माइट भी आप किसी अच्छे प्रोफेशनल को कुछ पे करके आप उससे बनवा लें, लेकिन जब इसकी बारी आती है कि आपने रूटीन में इसको मेंटेन करना है तो ये आपके लिए एक मुश्किल काम हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को किस तरह से मेंटेन करना है और किस तरह से सर्च इंजन्स पे उसको रैंक हाई करना है। हमने आज ब्लॉगिंग से हट के जो टॉपिक हमने आज का ऐड किया है वो बेसिकली डिज़ाइनिंग और कंटेंट डेवलपमेंट से रेलिवेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डिज़ाइन को इम्प्रूव करके या डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बना के यूज़फुल बना के अपना जो ब्लॉग है या वेबसाइट है उसके अंदर की इंफॉर्मेशन रख के किस तरह से ट्रैफिक को इंगेज कर सकते हैं। इस मिसाल को या इस डिटेल को समझने के लिए सबसे पहले हम एज ए ह्यूमन अपनी लाइफ्स को लेते हैं। एक फ़र्द है जो बहुत ही पुराने फटे और मैले कपड़े पहनता है और वो आपसे मिल के ये बात करता है कि मैं मिलियंस का बिलियंस का बिजनेस करता हूँ। तो आपका माइंड फर्स्ट टाइम क्या सोचेगा आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आप अगर किसी ऐसे फ़र्द से मिलते हैं कि जो फटे मैले किचाले पुराने कपड़े और शूज़ पहन के और उसके बाल उड़े हुए हैं और वो कहता है कि मेरे पास 4 प्लाजे हैं, मैं अमेरिका में बिज़नेस करता हूँ, दुबई में मेरा बिज़नेस है, पाकिस्तान के अंदर मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप माइंड में क्या सोचेंगे? और ऐसे ही आपको एक शख्स मिलता है जिसके पास 8-10 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसका वेल ड्रेस्ड है और बोलने से बड़ा अच्छा पॉजिटिव उर्दू बोलता है या फिर इंग्लिश बोलता है और बड़े मानर्स के साथ चल रहा है, वो हर चीज़ को एक्यूरेटली कर रहा है, डिसिप्लिन से भी कहीं पे आउट नहीं हो रहा और वो आपको कहता है कि मैं रेडी लगाता हूँ मैं या फिर मैं मांगने वाला हूँ। तो आप क्या तसव्वुर करेंगे, आपके माइंड में क्या होगा? दोनों चीज़ें इंटरलिंक नहीं हो रही। ऐसे ही जब एक हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं यानी कि एक ब्लॉग बनाते हैं तो बेसिकली हम ऑफ़र कर रहे होते हैं यूज़र्स को क्या आप हमारे ब्लॉग पे आएँ और यहाँ से कुछ सीखें, या आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, आप इन इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए अपना ऑफिस का, अपना यूनिवर्सिटी का, स्कूल कॉलेजेस का, किसी भी प्रोफेशन का जो आप काम करना चाह रहे हैं मेरे ब्लॉग को देखें, इन्फॉर्मेशंस लें और अपना काम कंप्लीट करें। तो हमारी एग्जांपल जो पहले वाली थी कि हमारा जो थीम है, जो हमारी लेआउट है, जो हमारा डिज़ाइन है वो अगर इतना पैथेटिक है, वो बहुत ही गरीबों वाला हुलिया बनाए हुए है, तो आने वाला यूज़र कभी भी उससे अट्रैक्ट नहीं होगा और वो यही समझेगा कि ये कोई अनऑफिशियल अनऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके ऊपर किसी बच्चे ने कुछ कंटेंट लिख दिया और मुझे यहाँ से डाटा नहीं उठाना चाहिए। माइट भी आपने डाटे के ऊपर बहुत एफर्ट्स की हूँ, आपने बहुत टाइम लगाया हो, आपने उसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ की हूँ, बुक्स रीड की हूँ, लोगों से डिस्कशंस की हूँ, सर्चेस की हूँ और उसके बाद आपने एक आर्टिकल बनाया हो या कुछ कंटेंट लिखा हो, लेकिन अब जो कंसेप्ट उस एंड यूज़र का बन रहा है, जो माइंडसेट उस एंड यूज़र का बन रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग का डिज़ाइन बहुत अच्छा नाइसली और प्रोफेशनली डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके ऊपर हर एक जो एडेड आपकी वीडियो है या जो भी आपको उसके बैनर्स हैं
वो परफेक्टली आपने डिज़ाइन किए हैं, तो आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ मिलती है कि आपने एक अच्छी गाड़ी रखी हुई है, वेल ड्रेस्ड हैं, तो अब जब कोई आप बात करेंगे तो आपकी बात जो अगर रेलिवेंट है उस टॉपिक के तो बड़ी अच्छी मानी जाएगी, और अगर वहाँ पे कंटेंट नहीं है तो बात आपकी यही है कि प्रोफेशनल वेबसाइट है लेकिन इसके ऊपर काम की यूज़फुल चीज़ कोई नहीं है। तो दोनों चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। फर्स्ट वन, आपका जो थीम है, जो आपका डिज़ाइन है, जो आपकी इमेजेस आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, और दूसरा जो कंटेंट लगा रहे हैं वो बड़े प्रोफेशनली ऐड करें। ज़रूरी नहीं है कि आप दिन के 50, 20, 30 या 10 आर्टिकल्स पब्लिश करें, आप वीक में या 15 डेज़ में एक आर्टिकल ऐड करें, लेकिन जो भी आर्टिकल ऐड हो उसके ऊपर जो इमेज लगाएं वो बड़ी प्रोफेशनल डिज़ाइन और बड़े एक प्रोसेस के बाद, थॉट प्रोसेस के बाद आपने ऐड करनी है, ताकि देखने वाला एक बार खुश हो कि हाँ ये प्रोफेशनल वेबसाइट है। ऐसी जब आप कंटेंट लिखें तो बड़ा प्रीसाइज, टू द पॉइंट, यूज़फुल और जिससे वो बेनिफिट ले सके इस तरह का आपने कंटेंट ऐड करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हम देखते हैं हम जो पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं उसको हम एडिट कैसे करेंगे। ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने जितने भी ब्लॉग्स में इमेजेस यूज़ करनी है वो ख़ुद से डिज़ाइन करनी है और ख़ुद से ही उनको डेवलप करना है। अपने माइंड से जो भी आप डिलीवर करना चाह रहे हैं उसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम आज हैं फ़ोटोशॉप पे, और फ़ोटोशॉप आपके पास स्क्रीन इसकी ओपन है। जब आप फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं स्टार्ट से तो आपके पास इस तरह की एक ब्लैंक स्क्रीन आती है जिसके ऊपर कुछ भी आपके सामने नहीं होता। तो अब आपने यहाँ से लेके इसको बेसिक चीज़ें करते एडवांस लेवल तक लेके जाना है। इसके लिए हम अलग से कोर्स भी करवा रहे हैं, आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चूँकि ब्लॉगिंग से रेलिवेंट इसका हल्का फुल्का टच आपके लिए ज़रूरी था, तो इसके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। अगर इसके टॉप बार पे देखें तो आपके पास एक मेन्यू आ रहा है जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आपके पास फाइल का ऑप्शन है। इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स में आपने नहीं जाना कि इमेजेस के अंदर क्या है, दूसरी तीसरी चीज़ों के अंदर क्या है। आपने सिंपल अभी तक याद रखना है, आपने फाइल के मेन्यू में जाना है जिसके अंदर आपके पास न्यू का ऑप्शन है और एक ओपन का ऑप्शन है। न्यू के ऑप्शन से आप अपनी नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और ओपन के ऑप्शन से आप आपके सिस्टम में कोई भी डिज़ाइन पहले से पड़ा हुआ है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास चूँकि अभी कोई डिज़ाइन नहीं है, हम न्यू हैं, तो हम इसके फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और जब हम न्यू के ऊपर इसको कर्सर के लेके आ रहे हैं तो ये हमें दिखा रहा है कि कंट्रोल एन विंडोज़ में और कमांड एन अगर आप मैक के यूज़र हैं तो वहाँ से शॉर्ट की से भी ओपन कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसने हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखा दिया है जिसके ऊपर इसने हमारे से पूछा है कि आप जो अभी डिज़ाइन करने लगे हैं वो आप डिज़ाइन आपको किस साइज़ का चाहिए। चूँकि मेरे पास कुछ प्रीसेट्स पड़े हैं, मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करता रहता हूँ, तो उसने रीसेंट मुझे कस्टम ऑप्शन दिखाए हैं, फ़ोन से रेलिवेंट, टीवी से जो आपकी एलईडी की स्क्रीन होती है उसके लिए, और डिफरेंट चीज़ें दिखाई हैं। या फिर अगर कोई सेव किया, लेकिन अगर आपके पास इनमें से सेव कोई नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो फ़ोटो पे लैंड करवाएगा जहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट साइज़ 7x5 और डिफरेंट लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के डिफरेंट साइज़ आपको दिखा रहा है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट किसी फ़ोटो को डिज़ाइन करने की या किसी फ़ोटो के लेवल की या उसकी साइज़ की इमेज बनाना है तो आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके साथ ही नेक्स्ट आपको दिखा रहा होगा कि आपने प्रिंट साइज़, जो कि हम प्रिंटिंग निकालते हैं लेटर पे, लीगल पे या A4 पे या डिफरेंट जो भी पेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, वो प्रीसेट आपके पास अवेलेबल हैं। इनमें से जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको अवेलेबल कर देगा। नेक्स्ट आर्ट एंड एलिस्ट्रेशन। अगर कोई आप एलिस्ट्रेशन बनाना चाह रहे हैं, कोई आर्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ ड्रा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको भी ड्रा कर सकते हैं।
मगर चूंकि फ़ोटो, प्रिंट या इलस्ट्रेशन से रेलिवेंट की हम अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, हमें टू दी पॉइंट यहाँ पे चाहिए होंगी चीज़ें वेबसाइट और मोबाइल से रेलिवेंट। तो हम चलते हैं वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे इसने कस्टम हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि आपने किस किस तरह का डेस्कटॉप के लिए एचडी डिज़ाइन बनाना है, स्मॉल वेब के लिए बनाना है, मैकबुक के लिए बनाना है, या वेबसाइट के वेब मीडियम, वेब मिनिमम, वेब लार्ज, किस स्केल के आपने अपने डिज़ाइंस बनाने हैं। तो हम वेब मीडियम के साथ चलते हैं। हमने वेब मीडियम सेलेक्ट किया तो जिसने हमें दिखा दिया है कि वेब मीडियम का साइज़ है 1440 पिक्सल बाय 900 पिक्सल। अगर इसके बाद आप देखें तो रेजोल्यूशन आ रही है। रेजोल्यूशन ये बहुत मैटर कर रही होती है। अगर आप जो वेबसाइट के लिए अपनी कोई भी इमेजेस बना रहे हैं या डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने इसको 300 या फिर 150 ऐड नहीं करना, बल्कि 72 इसकी रेजोल्यूशन रखनी है ताकि आपको साइज़ कम से कम मिले। इसके बाद कलर कोड आप RGB रखेंगे। जब भी आपने वेबसाइट या डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो आप उसका कलर जो कोड है या कलर जो मोड है उसको RGB रखेंगे। CYMK रखेंगे तो वही आपके प्रिंटिंग के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन वेबसाइट्स के लिए नहीं। कलर कोड कितने बिट का रखना है, 8, 16 या 32 का, ये आप पे डिपेंड करता है। 8 बिट भी इनफ होता है जितने कलर्स आपने यूज़ करने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि जो आप इमेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके बैकग्राउंड पे आपने कलर देना है या ट्रांसपेरेंट रखना है। ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो ये आप चेक करेंगे आपके पास कोई कलर यहाँ पे व्यू नहीं हो रहा, और हम अभी इसको ट्रांसपेरेंट ही बना लेते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बाकी ये डिफरेंट चीज़ें मांग रहा है वो हमें नहीं चाहिए। अब हम इसको करते हैं क्रिएट पे क्लिक। ये इसने हमें डिज़ाइन बना के दे दिया है कि जो आपके पास एक फर्स्ट आर्ट बोर्ड बना है जो फ्री लेयर बनी है, इसके अंदर आप अब कोई भी काम कर सकते हैं और यहाँ से ही आपकी फ़ोटोशॉप की दुनिया स्टार्ट होती है। अब सबसे पहले हम इसके लिए जो पैनल्स देखते हैं या जो डिटेल्स देखते हैं, हमें बहुत कम सी चीज़ें ही माइंड में रखनी है ताकि अभी के लिए हमें समझ भी लगे और हम इसके ऊपर काम भी कर सकें। ये जो स्क्रीन पे आर्ट बोर्ड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बेसिकली आपका डिज़ाइन बन रहा होगा, या फिर जब आप आउटपुट यहाँ से ले रहे होंगे तो आपके पास यही सिलेक्टेड एरिया एज ए इमेज आप सेव कर रहे होंगे। जैसे हम स्टार्ट पे आए थे जहाँ से हम फाइल से ये मेन्यू के ऊपर से गुज़र के आए थे कि मेन्यू के ऊपर कुछ चीज़ें हैं। अभी हम डिटेल में मेन्यू को डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन उनको हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं ये अभी के लिए हमें बहुत बेसिक से टूल्स चाहिए और हम उन्हीं को ही अभी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। लेफ़्ट साइड पे ये जो हमारे पास पैनल आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास टूल्स आ रहे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा ये जो सर्कल टूल है, इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो आपको दो ऑप्शन देता है, रेक्टेंगल और सर्कल का, एक इसके साथ और इसके साथ ये बाकी पेन टूल, ये क्रॉपिंग टूल, और ये हमारे पास कलर का टूल आ रहा है कि कलर हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, और ये तीसरा कलर्स की सिलेक्शन कर रहे होंगे। इस लेफ़्ट साइड से 3 टूल्स को हम यूज़ कर रहे होंगे। आप डायरेक्टली शार्ट कीज से भी यूज़ कर सकते हैं, ये रेक्टेंगल टूल, ये कलर टूल और ये कलर की सिलेक्शन। और अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लेयर्स आ रही हैं, मैन लेयर, और ये नीचे वाली लेयर को हम फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। इस मैन लेयर के ऊपर हमने बैकग्राउंड पे जो भी कलर ऐड करना चाहें वो हम कलर ऐड कर सकते हैं। वो हम रेड कलर देना चाहें या फिर वाइट कलर देना चाहें वो हम कलर ऐड कर सकते हैं। जो भी कलर चेंज करके आप इसके ऊपर ऐड करना चाहेंगे वो कलर इसके ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा। अभी के लिए बैकग्राउंड पे हमने एक वाइट कलर ऐड कर दिया है और अब इस वाइट कलर के ऊपर हमने अपनी सारी डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पे आपकी कोई इमेज, कोई आपकी फोटोग्राफी या कोई भी चीज़ जो आप बैकग्राउंड पे ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम देख रहे हैं कि अभी हमने कुछ अगर डिज़ाइन करना है या कोई चीज़ अपनी ऐड करनी है तो हम कैसे करेंगे।
जैसे हमने कहा कि हम अपनी वेबसाइट के लिए एक बैनर बना रहे होंगे, बैकग्राउंड पे इमेज यूज़ करें या बैकग्राउंड का कोई कलर यूज़ करें, ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है या आपके आर्टिकल से रेलिवेंट आपकी डिमांड हो सकती है कि आपने उस टाइम यूज़ क्या करना है। लेकिन जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हो अपने आर्टिकल्स के लिए, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो इसके बहुत ही एजेस हैं वहाँ पे कंटेंट नहीं रखना, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स पे या बहुत सारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आप चीज़ें शेयर कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम आप कर रहे हो या ये फिर कोई आप सर्कल्स लगा रहे हो या कोई चीज़ रख रहे हो, लेकिन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने जब भी फर्स्ट टाइम अपना डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो आपने ख्याल रखना है कि आप कम से कम इतना मार्जिन ज़रूर दें लेफ़्ट साइड से और बॉटम से और बाकी साइडों से, ताकि कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे आपका कंटेंट कटे ना। अब इस जो हमारे पास ये वाइट बोर्ड आ गया, हमने ब्लैक साइड पे बोर्ड लगा दिया और सेंटर में वाइट बोर्ड बन गया। इस वाइट बोर्ड के ऊपर हम अपनी डिज़ाइनिंग या कोई भी काम कर रहे होंगे। हम अभी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं और एक छोटा सा डिज़ाइन प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि आपको उसका आइडिया भी हो कि जब इस तरह का डिज़ाइन आपके ब्लॉग के ऊपर पब्लिश होगा या डिज़ाइन आपके ब्लॉग के ऊपर मल्टीपल डिज़ाइंस इम्प्लीमेंट होंगे तो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। हम ये डिटेल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि गुड लुकिंग जो आपका ब्लॉग होगा या वेबसाइट होगी उसके ऊपर लोग यूज़र ज़्यादा इंगेज होंगे बनिस्बत पैथेटिक और बड़ा ही ट्रिकी और मुश्किल सा आपका ब्लॉग हो, क्योंकि जो भी बंदा आपके पास इंफॉर्मेशन ढूंढने आया उसके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसके ऊपर कंटेंट क्या ऐड करेंगे। हम अपनी किसी सी भी चीज़ से रेलिवेंट कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी हम जॉब्स इन पाकिस्तान ऐड करते हैं। इसके ऊपर कुछ नाइस सा कलर लगाते हैं। अब जो हमने जॉब्स इन पाकिस्तान यहाँ पे लिखा है, इसके ऊपर कलर लगाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम इस कंटेंट को ऐड कैसे करेंगे और उसके बाद कलर कैसे लगाएंगे। शॉर्ट कीज़ को यूज़ करते हुए अगर आप कंटेंट लिखना चाहें तो जस्ट टी प्रेस करें तो आपके पास ये एक एक्टिव हो गया है कंटेंट को लिखने के लिए, जो उसका सिलेक्टिव कंटेंट टूल है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट बार से आएँ, ये आपके पास टाइप टूल है। टाइप टूल के अंदर भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। आप हॉरिजेंटल लिखना चाहते हैं या वर्टिकल लिखना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम हॉरिजेंटल ही अभी लिखना चाह रहे हैं तो हमने हॉरिजेंटल टूल को सिलेक्ट कर लिया है। अब जब टूल को सिलेक्शन करके ले आए तो बाय डिफ़ॉल्ट माइट भी आपके पास कोई और कलर पड़ा हो। मेरे पास भी येलो कलर था, मैंने उसको चेंज किया और फिर मैंने सोचा कि मैं आपको वो डिटेल भी बता दूं ताकि आप ज़ीरो से लेके इसको आपको ढूंढना ना पड़े या आपको कोई इशू ना हो कि इस कंटेंट को लिखना कैसे है, इस कंटेंट को कलर चेंज कैसे करना है। अंडरस्टैंडिंग बहरहाल बगैर सीखे किसी की भी चीज़ की नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आपके साथ ये डिटेल्स भी शेयर कर दूँ। आपने जब आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट आया तो आपने उसके अंदर कोई भी कंटेंट चेंज कर लिया, जो कि हम सब ही जानते हैं कि कंटेंट को चेंज कैसे कर सकते हैं। उसकी सिलेक्शन की, उसकी जगह पे नया कंटेंट लिख दिया, दैट्स इट। अब इस कंटेंट का मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस कंटेंट को सारे कंटेंट को सिलेक्ट करूँगा। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास सिलेक्ट हो जाए, और एक ऑप्शन ये है कि मैं Ctrl+1 प्रेस करूँ और कंटेंट सारे का सारा सिलेक्ट हो जाए, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी टूल में ये शॉर्ट कीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। कंटेंट सेलेक्ट हो गया तो टॉप पे ही आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कलर्स का। इसमें से आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से, ये जो हमने कलर बनाया था 8 बिट के बेस पे, वो सारे के सारे कलर्स की चॉइस हमारे पास अवेलेबल हो गई है। इनमें से आप जिस भी कलर को चूज़ करना चाहें आप कलर को चूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल कलर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ हम रेड कलर ले लेते हैं। अब कलर हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और उसके बाद हमारे पास जो
इसके ऊपर फ़ॉन्ट लगा हुआ है, वो जो कि उर्दू का फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए आप इसको आल्ट पकड़ें, आल्ट से पकड़ें और इस कंटेंट को जो आपके पास है उसको आल्ट से पकड़ के नीचे ले आएँ तो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। तो एक के अंदर हम उर्दू में लिख लेते हैं और जॉब्स को जॉब्स इन पाकिस्तान को कुछ ऐसे ही लिखेंगे। तो हमने इसको उर्दू की हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि हम उर्दू किस तरह से अपनी बेहतर कर सकते हैं, तो इसलिए हम पाकिस्तान में नौकरियां लिखकर ही इस पे इत्तेफाक करते हैं। आप अपने ये जितनी भी लाइंस होंगी आप उनको अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमने कंटेंट देखा, जो इंग्लिश वाला कंटेंट था, ये यूज़फुल नहीं था या इसका जो फ़ॉन्ट है वो रीडेबल नहीं है, उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास कंटेंट है उसका फ़ोटोशॉप में फ़ॉन्ट किस तरह से चेंज करेंगे। कंटेंट को हमने सेलेक्ट किया, लेफ़्ट टॉप जो आपके पास मेन्यू बार है इसके साथ ही नीचे ये यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट आ रहे हैं कि फ़ॉन्ट इसके ऊपर कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। अगर आप किसी भी सिस्टम में या किसी भी जगह पे पहले से किसी फ़ॉन्ट जो आपके लिए सिलेक्टिव फ़ॉन्ट है या जिस फ़ॉन्ट के साथ आप जो आपको अच्छा लगता है, आप उस फ़ॉन्ट को यहाँ से सर्च करके भी लगा सकते हैं या फिर मैन्युअली यहाँ से 1 बाई 1 आप फ़ॉन्ट को चेक करें, जो कि इसके अंदर बहुत सारे पहले से ही प्रीसेट्स होते हैं, फ़ॉन्ट अवेलेबल होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल करें सिस्टम में तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के फ़ॉन्ट ही एडोब फोटोशॉप पे यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं। अब आपके पास ये कंटेंट आ गया। अब ये कंटेंट ऐसे भी पड़ा हो सकता है और इस तरह के बहुत सारे और भी कंटेंट आपके पास लिखा हुआ हो सकता है। ये भी आपका डिज़ाइन है। आप कहते हैं कि ये मेरा डिज़ाइन है, या फिर मैं किसी की चीज़ उठा के यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो वो कुछ इसी तरह की चीज़ें होंगी। तो पहले हम ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने जो भी डिज़ाइन रखना है वो बड़ा यूज़फुल और अट्रैक्टिव रखना है, ताकि कोई भी यूज़र हमारे पास आता है तो उसको जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यूज़फुल मिलें और बड़ी प्रिसाइज और बड़ी अट्रैक्टिव मिलें। तो अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम कहीं से भी कोई थीम भी उठा सकते हैं। अगर हम खुद से इतना माइंडसेट नहीं है हमारा, या हम नहीं जानते कि हमें किस तरह से ये डिज़ाइंस बनाने चाहिए, या फिर हमें कोई चीज़ किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही, तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म से उसकी हेल्प ले सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करें कि आपको जिस तरह का भी डिज़ाइन चाहिए और उस तरह का आप गूगल से डिज़ाइन उठाएं या किसी भी जगह से डिज़ाइन उठाएं और उसके ऊपर अपना कंटेंट प्लेस कर दें। इस तरह से आपका एक अट्रैक्टिव और यूज़फुल डिज़ाइन बन सकता है। और अगर आप अपने माइंड से कोई स्केच बना सकते हैं, कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, तो ये तो इससे आला तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। जो भी डिज़ाइन आप बनाएं उसके ऊपर आपने ये नहीं करना कि इसके ऊपर बहुत सारी जगहें बची हैं तो मैंने इसको भर देना है। आपने बहुत ही टू दी पॉइंट अट्रैक्टिव सी लाइंस ऐड करनी है और उसके ऊपर जो आप यूज़र को बताना चाहते हैं वो लाइंस लिख देनी है। जैसे कि हमने कहा कि ये हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है और हम इसे ऐड करना चाहते हैं ताकि ये जब भी रैंक हो या कहीं पे भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हो तो हमें वहाँ पे ये चाहिए कि ये नज़र आ रही हो। जो अभी हम यूज़फुल कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं वो इससे डिफरेंट है या इससे हट के है, तो हमने इसको इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया कि ये कोई बहुत बड़ा बोल्ड कंटेंट हो या बहुत ज़्यादा लाइंस में नज़र आ रहा हो। तो हम इसकी सेटिंग है इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश वाली साइड पे इसको रख के, और बल्कि जो था इसको हम ठीक था। अब हम एक आर्टिकल लिखने जा रहे हैं और जो हमारा कंसेप्ट है जिसके लिए हम बैनर बनाना चाह रहे हैं उसका टॉपिक हम रखना चाहते हैं मेक मनी ऑनलाइन।
जो हमारा स्पेसिफिक कंटेंट है या जो चीज़ हम डिटेल में चाह रहे हैं वो हमारे पास ये कंटेंट है कि मेक मनी ऑनलाइन, जो भी यूज़र इसको देखे और वो अट्रैक्ट हो और वो हमारे इस आर्टिकल की तरफ आए। तो अब इस आर्टिकल के पास तरफ आने के लिए सबसे पहले तो हम इसका जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ करेंगे, बड़ा बोल्ड और बहुत ही, अगर आपको कहीं से भी नज़र आता है, मल्टीपल वीडियोस आपके पास नज़र आ रही हैं या मल्टीपल आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, तो दूर से ये आपको कैची लगे और आप इसके ऊपर तरफ अट्रैक्ट हों और आप इसको एक्सेस करें। एरियल ब्लैक बोल्ड लगा के देखते हैं इसके ऊपर, एरियल ब्लैक बोल्ड, और अब इसकी जो हाइट है और जो इसकी विड्थ है, जो इसकी अभी एजेस हैं, फ़िलहाल हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते, हम इसको मैन्युअली ही इसको सेट करते हैं ताकि आपको भी ज़्यादा मुश्किल ना हो। हमने टी के साथ प्रेस करके हमने ये जान लिया था कि टी से प्रेस करते हैं तो हम नया कंटेंट लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये 3 डिफरेंट कंटेंट आ गए। तीनों की लेयर्स को हमने राइट साइड से सिलेक्ट किया। लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद वी के बटन को प्रेस किया तो हमारे पास ये टॉप पे ये ऑप्शंस अवेलेबल आ गए हैं, जहाँ से हम इनको सेट कर सकते हैं कि इनके अंदर लेफ़्ट साइड पे मार्जिन को लेफ़्ट साइड अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, इनको कोई और अगर कोई सेटिंग करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं। तो हमने लेफ़्ट अलाइन कर दिया इनको और इस तरह से ये बराबर भी कर दिया। अब इस कंटेंट को हमने काफ़ी सारा बोल्ड किया ताकि जो भी फर्द इस आर्टिकल को देख रहा है तो उसके पास ये नज़र आए। इस साइड पे हम किसी इमेज को यूज़ कर सकते हैं या फिर पूरे बैकग्राउंड पे किसी इमेज को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको इसी तरह से ब्लैंक भी रख सकते हैं, कुछ डिज़ाइन या कोई और चीज़ कलर स्कीम यहाँ पे ऐड करके। इस एक्टिविटी का पर्पज़ हरगिज़ ये नहीं था कि आपको कंप्लीट यहाँ पर डिज़ाइनिंग सीख लेंगे आप इसी एक लेक्चर में या किसी चीज़ में, या फ़ोटोशॉप सीख लेंगे, लेकिन ये पर्पज़ था कि आप जो अपना ब्लॉग बना रहे हैं या जो वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए जो भी आप अपनी बेसिक सी एडिटिंग्स करना चाहें आप वो एडिटिंग कर सकें। तो अगर आप अपने ब्लॉग के लिए इतनी भी एडिटिंग्स कर लेंगे तो आपका ब्लॉग एक यूज़फुल, एक अट्रैक्टिव और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आप इसके नीचे यहाँ पर नाइसली सी अपनी जो भी आपका सोशल मीडिया के पेजेस हैं या फिर आपकी वेबसाइट का यूआरएल है आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। आप उनको कोई और कलर देना चाहें तो कलर की सिलेक्शन दें, आप इसमें से कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट यूज़ कर लें। और इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं, इसका साइज़ छोटा या बड़ा करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास कम से कम भी एक आध सोशल मीडिया और एक आध वेबसाइट होगी तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल वेबसाइट या सोशल मीडियाज़ होंगे तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया ऐड नहीं करना चाहते तो आप ऐड ना करें। इसके बगैर भी आपका मैसेज जिन यूज़र्स तक आपने पहुंचाना था वो पहुंच जाएगा। आपके जो आर्टिकल का टाइटल था वो भी ऐड हो जाएगा, बजाय इसके कि आप अपने आर्टिकल की कंप्लीट डिटेल लिखने बैठ जाएं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट दिस एंड फ्ला। तो उसकी बजाय आप सिंपल जो से रेलिवेंट चीज़ें आप एजुकेशन पे बना रहे हैं, और माइट भी वो फ़ोटोशॉप लर्निंग है तो फ़ोटोशॉप लर्निंग लिखें। आप इसके लिए ये भी लिख सकते हैं हाउ टू लर्न फ़ोटोशॉप इन 30 डेज़ इन 3 मंथ्स, तो आप उसकी जगह पे फ़ोटोशॉप लिखें और मैसेज आपका डिलीवर हो गया। फ़ोटोशॉप का आप कोर्स करवाना चाहते हैं फ़ोटोशॉप कोर्स लिखें, किसी भी और चीज़ का कोर्स करवाना चाहते हैं कोर्स लिखें, या जिससे रेलिवेंट जो भी डिटेल्स लिखना चाहते हैं आप वैसे ही नाइसली वो डिटेल्स लिखने की बजाय टू दी पॉइंट उसका मैसेज लिखें, ताकि समझने पढ़ने वाले को समझ भी लगे और वन टाइम जब वो देखे तो उसको समझ लग जाए कि आपका पूरा थीम क्या है, आप डिलीवर क्या करने चाह रहे हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कि आप इमेजेस भी यूज़ करना चाहेंगे। आप इसके लिए इमेजेस गूगल से या कहीं से भी इमेजेस उठा सकते हैं। और बैकग्राउंड, हम गूगल से इसके लिए बैकग्राउंड इमेजेस ले लेते हैं। अब जो हम किसी भी प्लेटफॉर्म से जब इमेजेस को उठा के यूज़ कर रहे होते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो जो इमेज है वो आपको सर्च इंजन पकड़ लेंगे, और आपका अगर ब्लॉग या वेबसाइट आप मोनेटाइज करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर मोनेटाइजेशन में इश्यूज़ आएंगे। तो आपने उसके लिए कोशिश करनी है कि आप जो भी इमेज यूज़ करें, फर्स्टली तो आप या ख़ुद से इमेज बनाएं, आप ख़ुद से अपने मोबाइल से या फिर अपने कैमरे से वो फ़ोटो लें। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आप इमेज को ट्रीट कर सकते हैं। इमेज के लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनको हम डिटेल में एक फ़ोटोशॉप के कोर्स में देख रहे होंगे, जहाँ पे आप कलर बैलेंसिंग करके और बहुत सारी दूसरी ट्रीटमेंट्स करके जो इमेजेस हैं उनसे आप डिफरेंट बना सकते हैं। ये हमारी रियल इमेज थी, ये हमने डिफरेंट उसको चेंज कर दिया है। तो आई बिलीव कि इसको अब कोई भी टूल या कोई भी एस्पेक्ट रेशो या कोई भी चीज़ इसको रीड नहीं कर सकती कि क्या हमने ये वही इमेज यूज़ की है। बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं। अगर जब आप हमारे फ़ोटोशॉप के कोर्स में इसको डिटेल्स में देख रहे होंगे तो चंद स्टेप्स के ऊपर ही आप सारी की सारी ये ट्रिक्स और टेक्निक्स सीख सकेंगे और अपने लिए इसको जहाँ पे भी यूज़ करना चाह रहे होंगे यूज़ कर सकेंगे। अब चूँकि कलर्स हमारे मैच नहीं हो रहे तो हम इस कलर को, इसका कोई और कलर चेंज कर देते हैं और इसको किसी ऐसे कलर में ले जाते हैं जहाँ भी हम कंटेंट को उसके ऊपर फिट बैठा सकें। ये यूज़ कर लेते हैं, इसको हम वापस एक्टिव कर लेते हैं। ब्लैक जो कलर हमने इसके ऊपर ऐड किया 60 की बजाय हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं ताकि बैकग्राउंड वाला जो कलर है वो ब्लैकिश हो और ऊपर जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जब हमने बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर दिया तो उसके ऊपर हम रेड कलर को, रेड और ब्लैक एक ही फैमिली से ऑलमोस्ट कलर्स होते हैं तो हम उनको सेम फैमिली से नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए वाइट और ब्लैक का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमने जो अपने लोगोज़ ऐड किए उनको भी ऐसे ही डिफरेंट कलर्स दे देंगे। इन दोनों को सेम कलर्स भी दिए जा सकते हैं, एक को येलो और एक को वाइट कलर भी ऐड किया जा सकता है। जब हमने इसके ऊपर कलर्स ऐड किए, सारी चीज़ें डिटेल्स ऐड की, तो अब हमें आइडिया हो रहा है कि जो हमने जॉब्स इन पाकिस्तान लिखा है ये बहुत छोटा है। इसको एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइन करना चाहिए और इसको हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे ऐड करना चाहें वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपकी डिज़ाइनिंग सेंस पे ही, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसकी बेस पे ऐड कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, आपकी जो डिज़ाइन है वो आपके नाम से जा रहा होगा या कि जहाँ पे भी आपको इसको बेहतर लगे, मुनासिब लगे, जिस की भी डिज़ाइन की बेस पे। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन जो आप कंटेंट ऐड कर रहे हैं वो आई कैचिंग और फर्स्ट टाइम में रीडेबल होना चाहिए। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए बैठे, पहले अच्छे से आपके कंटेंट को रीड करे, फिर उसको समझे और आपके प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो ये आपने एक नाइस सा डिज़ाइन क्रिएट कर लिया और इसको आप ऐड कर रहे होंगे अपने ब्लॉग पे, और ब्लॉग पे ऐड करने के लिए आपको चाहिए होगी इसकी एक आउटपुट के लिए आप फाइल पे जाएंगे, ये आपने इमेज डिज़ाइन कर ली, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो सेव एज़ है, आप इसको सेव एज़ कर लें यहाँ से,
और सेव एज़ के ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे कि आपने इसको क्या नाम देना है। जो भी आप नाम दें, बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप पे है और यहाँ से आप JPEG, PNG, गिफ कोई भी यहाँ से डिज़ाइन का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। माय फर्स्ट डिज़ाइन और JPEG, और उसके बाद इसको आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने इसका बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, इसकी क्वालिटी क्या ऐड करनी है। जब आप वेब के लिए बना रहे हो तो आपने 8 से क्वालिटी में 8 से, यानी कि हाई से ऊपर नहीं जाना। बहुत सारे लोग इसको मैक्सिमम 12 पे भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें सीखनी होती हैं। आप इस स्क्रीन पे देखें तो आपके पास 121.0 के 121 किलोबाइट की आपकी इमेज का साइज़ बन रहा है। अब इमेज की साइज़ आपके इंटरनेट की स्पीड, जो यूज़र आपको रिक्वेस्ट कर रहा होता है, और जो आपका सर्वर जो उसको सर्व कर रहा है, इन दोनों की स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपके सर्वर की स्पीड अच्छी नहीं है, उसके पास बैंडविड्थ अच्छी नहीं है, रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, तो वो आपकी इमेज को बेहतर से सर्व नहीं कर सकेगा। ऐसे ही जो यूज़र आपको एक्सेस कर रहा है उसके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है, 3G या 4G यूज़ कर रहा है और हाई क्वालिटी का इंटरनेट नहीं है, तो आपकी वेबसाइट देर से लोड होगी। अब आपके पास कंटेंट यूज़फुल है, अट्रैक्टिव वेबसाइट है, जब कंटेंट डिले से लोड होगा तो ये भी सर्च इंजन्स के लिए मैटर करता है। ये अगर आपकी वेबसाइट डिले से लोड होती है तो इट्स मीन कि आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग इंटरनेट की दुनिया में फोत हो रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप जितनी छोटी इमेज यूज़ करें, यूज़फुल हो, उसमें से कंटेंट रीडेबल हो, लेकिन जितनी साइज़ में इमेजेस छोटी यूज़ करेंगे उतना ही रैंक आपको अच्छा मिलेगा। तो इसको हमने अगर कम करते हैं इसकी क्वालिटी को, तो आप चेक कीजिएगा जब हम 1 की क्वालिटी पे आते हैं तो 66 किलोबाइट की आपकी जो इमेज का साइज़ बन रहा है। जब हम 7 पे लेके आते हैं तो 107, और 8 पे लेके आते हैं तो 121। अब आप इस चीज़ को सोचिएगा कि 121 KB से आप जब उठा के उसको 12 KB तक करते हैं तो ये 277 KB इसका साइज़ बन रहा है। 132, 121 कहाँ पे और 277 कहाँ पे। अब बहुत सारे फ़िलासफ़र यहाँ पे ये भी आपको बताएंगे कि ये 277 किलोबाइट्स कौन सा कोई ज़्यादा, आजकल तो GBs की बात होती है, आजकल तो डिवाइसेस बहुत बड़ी हैं और बहुत सारी फ़िलासफ़ियाँ आपको झाड़ेंगे, लेकिन आपने कभी किसी की नहीं सुननी। आपने जब भी इमेज यूज़ करनी है बहुत कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि आपका कंटेंट रीडेबल ही ना हो, और बहुत ज़्यादा साइज़ भी ऐड नहीं करना। आपने हमेशा एक रीज़नेबल साइज़ ऐड करना जिसके ऊपर कंटेंट आपका रीडेबल हो। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे फ़िलासफ़र आपको ये बताएंगे कि ये 150 KB से क्या फ़र्क पड़ता है। 150 KB से फ़र्क ये पड़ता है कि आप डेली का एक ब्लॉग लिख रहे हैं तो साल में 365 ब्लॉग लिख रहे हैं। जब 365 ब्लॉग को आप 150 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास एक ह्यूज अमाउंट बन रही होगी, जो आपके सर्वर को बुक करने के लिए और आपके जो सर्वर के ऊपर नेटवर्क है, जो बैंडविड्थ है, उसको एंड करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए काफ़ी होगी। मुझे नहीं यकीन कि आपको इस बात की समझ लगी होगी, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि एक चीज़ आपको 121 रुपए की मिलती है और आप उसकी कहते हैं कि ये मेरा पर्पस सर्व नहीं कर रही, मुझे इसको तो बहुत बड़ी ह्यूज रेजोल्यूशन में लेके आना है, और आप उसके उसी चीज़ के लिए 250 रुपये दे देते हैं। माइट भी उस टाइम के लिए आपको 150 रुपीज़ जो आपने एक्स्ट्रा दिए वो इतने मैटर ना कर रहे हों, लेकिन अगर उस चीज़ को आपने रूटीन में यूज़ करना है और साल के बाद जब आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपके पास एक ह्यूज अमाउंट बन जाएगी, जिसे आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे आप अपने ब्लॉग की एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, किसी को पे करके उससे अच्छी डिज़ाइनिंग, SEO, कोई भी उससे फंक्शनैलिटी या कोई भी काम करवा सकते हैं, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी।
कभी भी कंजूसी मत करें, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर जितनी जो उसकी ज़रूरत है उसी के मुताबिक इस्तेमाल करें, ना कि उससे ज़्यादा कोई काम करें या उससे कोई एक्सीड करें। तो अब हम इसको कर रहे थे सेव, हम सेव एज़ पे गए और सेव एज़ के ऊपर हमारे पास ऑप्शन था टेस्ट इमेज, माय फर्स्ट इमेज JPEG लिया, इसको सेव एज़ पे गए तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हम स्टैंडर्ड पे, 8 पे और मैट नान पे इसको सेव कर दें। और दैट्स इट, ये हमारा पहला डिज़ाइन रेडी हो गया है, जिसे हम यहाँ से इंपोर्ट करके देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट डिज़ाइन अवेलेबल आ गया है और इसको हम कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हमारा कंटेंट है जो हमने ख़ुद क्रिएट किया है। हम इसको ब्लॉग पे यूज़ करें, हम इसको किसी भी जगह पे यूज़ करें, कोई इसको क्लेम या चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फर्स्ट टाइम आपके ब्लॉग पे अपलोड होता है, कोई भी इसको यूज़ करेगा तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, चूँकि ये आपका कंटेंट है। ये इंटरनेट पे सर्चेज़ में भी अवेलेबल होगा, आपके ब्लॉग के ऊपर भी अवेलेबल होगा, और जहाँ जहाँ पे आप ऐड करना चाहेंगे अवेलेबल होगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए हम जो इसका सेकंड पार्ट था, कंटेंट को किस तरह से यूज़फुल और अट्रैक्टिव बनाएं और किस तरह से यूज़फुल बनाएं ताकि जो भी ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे या आपकी वेबसाइट पे आए वो आपके पास स्टे करे और बार बार आपके पास वो विज़िट करें। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लोग आपके ब्लॉग को और आपके कंटेंट को शेयर करें, आपके कंटेंट को ऑथेंटिक माने। ऐसा क्या किया जा सकता है, ये सब हम आने वाली अगली वीडियो में सीखेंगे।